यार ये बड़ा अनरियल सा लगता है कि $6,000 मतलब अच्छी खासी अमाउंट है, 16-17 लाख रुपए। जी जी सर, वाकई इतने कमाए जा सकते हैं? इससे कहीं ज़्यादा हम यहाँ पे जो है अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये जब हमारे साथ भी पहली दफ़ा हुआ ना कि हमने इतनी इनकम देखी ये हमें भी यकीन नहीं आ रहा था, जैसे बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आता। तो लीड जनरेशन में अच्छा भला काम चल रहा था, आई स्किल्स का कैसे पता चल गया? हमदान भाई को ना इस चीज़ का पता था कि आई स्किल्स भी एक इदारा है। सर ऐसे ही फ्रेंड्स थे बावलपुर में। अच्छा, क्लाइंट्स ज़्यादातर कौन होते हैं? कोई मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, कौन होती हैं? ऐसे ही है सर, मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं मोस्टली, और कुछ 5 to 10% जो होते हैं ना वो ऑनर्स होते हैं खुद अपनी कंपनीज के। अच्छा, तो फिर ब्लॉगिंग की तरफ कैसे आ गए? और सबसे मेन मकसद सर ब्लॉगिंग में आने का ये है कि यहाँ पर जो है आपको हर टाइम क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं करना पड़ता। पहला डॉलर बनाने का जो सफर था वो कैसा? हमारा जो पहला डॉलर था ना तकरीबन 2 महीने में ही स्टार्ट हो गया था, और वो $100 पर डे साइट बना रही थी। क्या किया था ऐसा? क्या गिदड़ सिंह यूज की थी? सर उसको NLP ऑप्टिमाइज किया था, उसमें डेली चेंजेस करते थे हम। $6,000 पर मंथ कमाने के लिए पूरे दिन को डिजाइन किस तरह करना पड़ता? मेरे दिन का जो आगाज होता है ना सर, वो होता है सुबह तकरीबन 6 बजे, और जैसे ही आँख खुलती है सबसे पहले जितनी हमारी साइट्स हैं उनका मैं कंसोल चेक करता हूँ, उसके बाद एडसेंस देखता हूँ। कंटेंट राइटिंग खुद करते हो या टीम लिखती है, आप उसको जस्ट इवैल्यूएट करते हो? सर मैं AI कंटेंट यूज करता हूँ, खुद ही। आप एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी हमारे सामने मौजूद हो कि एक बंदा ऑलरेडी कर रहा है, इस वक्त भी कर रहा है, जी। और उसके बावजूद इस फील्ड में भी कामयाब हुआ। हाउ? फिर मेरा आपको के साथ डिसाइड हुआ कि मैं आपको इस साल में 60 लाख तकरीबन कर दूंगा, उसके बाद आप मुझे ना कहिएगा कि ये जॉब करो। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद फिर भी वो कह रहे थे कि नहीं ये नहीं करना, जॉब आपने लाजमी करनी है। जॉब भी चल रही है, तो कितना टाइम शुरू में देते थे तो यहाँ पहुंचे? क्योंकि शुरू में सर मैं अकेला था और जॉब से अप्लाई भी खुद करता था, काम भी खुद करता था। ये पॉसिबल है कि हो सकता है अगर आपकी जॉब भी है तब भी आप कामयाब हो सकते हैं। कहा जाता है कि ब्लॉगिंग इज डेड, AI आ गया है, गूगल का AI मोड आ गया है, चैट GPT आ गया है, कोई अब गूगल में सर्च नहीं करता, और आप जो है ना $6,000 पहुंच गए विद इन 2-3 मंथ्स। जी जी तो ये चमत्कार कैसे हुआ, और इस बात से एग्री करते हो आप कि नहीं? मुकम्मल एग्री नहीं करते, अभी भी गैप है जहाँ पे हम चीज़ें ना काम कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ AI नहीं दे सकता। सर इसमें काफ़ी निशेज़ हैं जो बैडली इफेक्ट हुई हैं, कुछ निशेज़ हैं जो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुई, तो इस तरह की निशेज़ बहुत हैं और इसमें कंपटीशन ना होने के बराबर। अच्छा, आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज लेते रहे हो, कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज अभी भी चैट GPT के बाद भी लोग लेते हैं सर्विसेज? जैसे ही AI आया तो एजेंसी ओनर्स और उन्होंने AI कंटेंट यूज करना स्टार्ट कर, उसके बाद उसका बैड इम्पैक्ट हुआ, अब वो वापस आ रहे हैं। अब वो सब वापस आ रहे हैं। आज एक बंदा 0 पे खड़ा है, वो यहाँ तक पहुँचना चाहता है $6,000 पर मंथ तक। रोड मैप कुछ लर्न करने के बाद उसको उन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना है, उसमें वो एक इजी नीश फाइंड करे, पैसों के पीछे शुरू में ना भागे। आपके जितने भी लेक्चर हो ना वो लाइव लेने चाहिए, और नेक्स्ट डे ही उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। फरवरी में स्टार्ट किया आपने, और अब जो है ना जिस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अक्टूबर है। Yes. यार विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम $1,000। इसमें जो हमने पढ़ा है वो इम्प्लीमेंट करते हैं इसके अंदर। वो जैसे ही इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद एक अपडेट भी आ गई, उस अपडेट में वो साइट टॉप पे चली गई। अच्छा हमदान, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स आप समझती हो कि न्यू ब्लॉगर करता है जिसको अवॉइड करनी चाहिए? सर सबसे पहली मिस्टेक जो वो कर रहा होता है वो होती है डिज़ाइन की मिस्टेक। डिज़ाइन जो है वो ऐसे कलर्स यूज़ कर रहा होता है जो कि कंटेंट के साथ मिक्स एंड मैच हुए होते हैं। आप 18 साल के हो और आपने अभी अपने 18 साल वाले लड़के को नसीहत करनी है कि भाई अगर इस फील्ड में कामयाब होना तो ये करो। मैं उसको ब्लॉगिंग ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें मिनिमल इन्वेस्टमेंट है, आप इस पे मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो इसके अंदर। व्हाट्स द प्राउडेस्ट अचीवमेंट सो फार? नथिंग सर, ऐसा कुछ बाइक अभी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जो चीज़ हमें मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि रन हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तनवीर नांडला, और आज मेरे जो मेहमान हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, वो एक नहीं 2 हैं। एक वकास है हमारे साथ, एक हमदान है, और इनकी स्टोरी बड़ी एक्साइटिंग है। इन्होंने ब्लॉगिंग में बड़े कम अरसे में, बड़े थोड़े टाइम में अचीवमेंट्स आप कह सकते हैं कि ली हैं। दे आर मेकिंग अराउंड $6,000 पर मंथ। इनकी जो लास्ट मंथ की अर्निंग थी वो $6,000 है, और पिछले 4-5 महीने में तकरीबन $20,000 इन्होंने बनाए हैं। आज इनके साथ बड़ी इंटेंस और बड़ी डीप डिस्कशन करने वाले हैं, और आज सारे इनके राज उगलवाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन्होंने इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा अचीवमेंट हासिल की और $6,000
$100 अच्छी खासी अमाउंट है यार पाकिस्तान में, और फिर लेस देन अ ईयर में सिर्फ आपको मिलवाते हैं वकास और हमदान से। वकास क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। भावलपुर से हो बेसिकली? जी जी सर। हमदान आप भी? यस सर। अच्छा वकास, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, आप लीड जनरेशन करते थे, बेसिकली लीड जनरेशन क्या होती है? बेसिकली इसमें सर ये होता है कि हम क्लाइंट्स को ना डाटा फाइंड करके देते हैं, जिसमें जो है कोई भी क्लाइंट आता है, फॉर एग्जांपल कि हमें प्लम्बिंग कंपनीज चाहिए न्यूयॉर्क में, तो मुझे उनका डाटा चाहिए कि उनकी ईमेल क्या है और एड्रेस क्या है, जी जी, ऑनर का नाम क्या है, तो इसमें हम ये चीजें उनको फाइंड करके देते हैं एक स्प्रेडशीट में। तो लीड जनरेशन में अच्छा भला काम चल रहा था, तो आई स्किल्स का कैसे पता चल गया, ब्लॉगिंग की फील्ड में कैसे आ गए? पहले भी हमने एक दफा डिस्कस किया था, हमदान भाई को ना इस चीज का पता था कि आई स्किल्स भी एक इदारा है, मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मैं अपने काम में काम कर किसने रहा बताया था। था? सर ऐसे ही फ्रेंड्स थे, बावलपुर में नवीद अब्बास हैं, नवीद cousins अब्बास हैं। की एक्चुअल स्टोरी का पता है आपको? जी जी सर पता है। उसके थ्रू आपको थोड़ा आइडिया जी होगा। जी। फिर सर एज अ फ्रीलांसर जैसे कि आपको ना मल्टीपल स्किल्स पे काम करना पड़ता है ताकि आपका रेवेन्यू हमेशा जो है मुस्तकिल रहे, और इस वजह से मैंने जो है इसको ज्वाइन किया। और जैसा कि आपको पता है कि सर एज अ फ्रीलांसर अगर हम जस्ट डाटा एंट्री की सर्विसेज देते हैं ना सर, तो उसमें रेवेन्यू भी कम होता है और काम ज्यादा करना पड़ता है। लीड जनरेशन सर बेसिकली ये होती है कि इसमें हम अपने क्लाइंट्स को डाटा फाइंड करके देते हैं, जिसमें गूगल रिसर्च है, ऑनलाइन रिसर्च है, ये सारी चीजें यूएसए के क्लाइंट्स को जहाँ से मर्जी क्लाइंट है सर, जिस कंट्री का मर्जी हो। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे थे? जी जी Upwork सर, वगैरह के थ्रू? अपवर्क पे कर रहा हूँ सर, और अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं टॉप रेटेड वहाँ पे फ्रीलांसर हूँ अपवर्क पर। अच्छा, मिसाल के तौर पर किसी को अगर तमाम प्लम्बर्स का डेटा चाहिए कि उसका नाम क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, जी जी तो सर। वो आप फैच करके देते हो, लिस्ट बना के देते हो? बिल्कुल ऐसा ही है सर, स्प्रेडशीट हम बनाते हैं और उसका लिंक क्लाइंट को शेयर कर देते हैं। अच्छा, क्लाइंट्स ज़्यादातर कौन होते हैं? कोई मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, कौन होती हैं? ऐसा ही है सर, मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं मोस्टली, और कुछ 5 to 10% जो होते हैं ना वो ऑनर्स होते हैं खुद अपनी कंपनीज के। उन्होंने क्या करना होता है वो डेटा? जाहिर बात है सर, उनका भी आगे कोई बिजनेस होगा, उन्होंने मार्केटिंग करनी होगी। ओके, अच्छा, तो फिर ब्लॉगिंग की तरफ कैसे आ गए? ब्लॉगिंग सर हमने कुछ भावलपुर के लोग हैं उनसे सुना था इस हवाले से कि ब्लॉगिंग भी है कोई चीज़, और हमने आपस में भी डिस्कस किया था। और सबसे मेन मकसद सर ब्लॉगिंग में आने का ये है कि यहाँ पर जो है आपको हर टाइम क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं करना पड़ता। लीड जनरेशन डाटा एंट्री से मैंने 5 साल की है, उसमें ये है कि रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, आप जब भी क्लाइंट का मैसेज आता है हमें रिस्पॉन्स करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है। अगर हम रिप्लाई टाइम पे नहीं करते तो क्लाइंट किसी और को हायर कर जाएगा, क्योंकि उसके पास तो चॉइस है, हमारे पास नहीं है। इस वजह से यहाँ पे आने का मेन मकसद ये है कि यहाँ पे आपकी अगर एक साइट भी रैंक हो जाती है तो आपकी अर्निंग स्टेबल है, हर रोज आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक दफा आपने पूरी साइट का काम कर दिया, उसके बाद आपकी इनकम आना शुरू हो जाती है। बस आपने इतना सादा भी काम नहीं है जितना बना रहे हो आप। पहला डॉलर बनाने का जो सफर था वो कैसा? पहला डॉलर सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बड़ा लकी रखा है सर, और ये हमारा जो पहला डॉलर था ना तकरीबन 2 महीने में ही स्टार्ट हो गया था, और वो $100 पर डे साइट बना रही थी। बस एडसेंस डिसेबल हो गया। अच्छा, उसके बाद वो साइट जो है बैकलिंक्स की जब अपडेट आई तो अब वो हमारी साइट जो है ना वहाँ पे डी रैंक हो गई सर। नहीं, पहला डॉलर 2 महीने में कैसे बन सकता है? 2 सर महीने साइट बाद रैंक हो गई। क्या किया था ऐसा, क्या गिदड़ सिंह यूज की थी? सर उसको NLP ऑप्टिमाइज किया था, उसमें डेली चेंजेस करते थे हम। जो भी फॉर एग्जांपल सर्च कंसोल में कीवर्ड नजर आया तो हमने उसको कंटेंट में इंक्लूड करना है मीनिंगफुल वे में, ताकि यूजर का इंटेंट भी सेटिस्फाई हो, और गूगल जिन क्यूरीज पे हमें रैंक करना चाह रहा है उसको ईज हो उसको रैंक करने में। इस वजह से हम उसको अच्छा, अब NLP क्या होती है? सर NLP ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो चीज़ गूगल के जो सिस्टम्स हैं एक कंटेंट की क्वालिटी को जज करने के लिए LLMs हैं, तो वो उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। हम उनको जितना ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करवा सकेंगे तो वो हमारी साइट के लिए उतना ही बेहतर है। 4 साइटें तकरीबन बेची हैं। जी सर। तो ये फ्लिपिंग कैसे होती है? बेसिकली उन साइट्स को बेचने का हमारा मकसद ये था कि सर जो वो हमारी साइट थी ना वो हमारी स्टार्टअप साइट्स थी, और हमें न्यू साइट्स थी बिल्कुल, और उनमें जितना पोटेंशियल था वो डेली की $5 $10 बना रही थी, इससे ज्यादा वो नहीं बना सकती थी। तो उनको जब हमने फ्लिप किया तो हमारे पास अच्छा खासा पैसे आए, तो हमने उनको री इन्वेस्ट किया और अच्छी साइट्स में। कितने में बिकी थी पहली साइट? पहली साइट हमारी जो बिकी थी सर वो बिकी थी 2,30,000 में। अच्छा, और जी टोटल सर। 4 मिला के? और ये 4 मिला के तकरीबन 10 लाख के करीब सर हमने बेची। अच्छा, अब आप पहुंचे हो $6,000 पर मंथ। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार ये बड़ा अनरियल सा लगता है कि $6,000 मतलब अच्छी खासी अमाउंट है, 16-17 लाख रुपए। जी जी सर। वाकई इतने कमाए जा सकते हैं? सर इससे ज्यादा भी कमाए जा सकते हैं, जिस तरह का पोटेंशियल ब्लॉगिंग में है ना सर, इससे कहीं ज्यादा हम यहाँ पे जो है अर्न कर सकते हैं। क्योंकि ये जब हमारे साथ भी पहली दफा हुआ ना कि हमने इतनी इनकम देखी ये हमें भी यकीन नहीं आ रहा था, जैसे बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आता
لیکن جو طریقہ کار جو چیزیں آپ لوگوں نے یا آئی اسکل نے ہمیں سکھایا ہے ہم نے جسٹ وہی امپلیمنٹ کیا, اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور الحمدللہ ریزلٹس آئے ہیں. پورا دن کیسا ہوتا ہے $6,000 پر منتھ کمانے کے لیے؟ پورے دن کو ڈیزائن کس طرح کرنا پڑتا ہے؟ مطلب صبح آپ اتنے بجے اٹھے, کیا دیکھا صبح اٹھ کے؟ انالیٹکس دیکھا پہلا یا ایڈسنس دیکھا؟ دن کی روٹین بتاؤ سر. میں آپ کو پورے دن کی روٹین بتاتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے. سر میں جونیئر کلرک بھی ہوں IUP میں, اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں, اور میرے دن کا جو آغاز ہوتا ہے نا سر وہ ہوتا ہے صبح تقریباً 6 بجے, اور جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے جتنی ہماری سائٹس ہیں ان کا میں کنسول چیک کرتا ہوں, اس کے بعد ایڈسنس دیکھتا ہوں, اور اس کے بعد RPM بھی دیکھتا ہوں کہ آج ہمیں کیا مل رہا ہے, اور اس کے بعد سر میری بیٹی ہے اس کو میں اسکول چھوڑتا ہوں اور پھر میں IUP چلا جاتا ہوں, اور جب میں وہاں سے 4 بجے آتا ہوں تو پھر میرا سافٹ ویئر ہاؤس بھی ہے ہمارا جہاں پہ ہم اکٹھے کام کرتے ہیں. پھر ہم سائٹس کو بیٹھتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, نیش ریسرچ بھی کرتے ہیں. تو آفس میں بھی یہ کام چل رہا ہوتا ہے یا وہاں صرف یونیورسٹی؟ وہاں پہ سر ہلکا پھلکا چلتا ہے, زیادہ نہیں چل سکتا. وہاں پہ پھر آفس کو ٹائم دیتا ہوں سر 10 بجے تک, اور اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں گھر. اچھا, وہ 4 سے 10 بجے کیا کرتے ہو آپ؟ 4 سے جو 10 ہے نا سر اس میں آپ دونوں نے بیٹھ کے سائٹس کو انالائز کر لیا؟ جی سر. کوئی امپروومنٹ ہے وہ دیکھ لی سر. اور اس کے علاوہ کیا؟ اس کے علاوہ سر ہم جو نیکسٹ پروجیکٹ ہم نے اسٹارٹ کرنی ہو اس کے اوپر بناتے ہیں, اور جو ہم نے اپنا کام ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ کنٹینٹ رائٹنگ حمدان بھائی کریں گے, اور سائٹ کی ڈیزائننگ ہو گئی یا اس ٹیکنیکل SEO جو ہو گئی وہ پھر میں کرتا ہوں, اور جو چیزیں اس میں رہ جاتی ہیں پھر ہم اکٹھے بیٹھ کے میٹا ٹائٹل, میٹا ڈسکرپشن, جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم اکٹھے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر کے اس کو ساری چیزیں سیٹ اپ کر لیتے ہیں. تو کنٹینٹ رائٹنگ خود کرتے ہو یا ٹیم لکھتی ہے, آپ اس کو جسٹ ایویلیویٹ کرتے ہو؟ سر میں AI کانٹینٹ یوز کرتا ہوں, خود ہی. کیسے یار؟ AI کانٹینٹ تو سر دنیا کہتی ہے نہیں چلتا. سر چلتا ہے, AI کانٹینٹ چلتا ہے, اور اس کے کیسے چلتا ہے سر اس کے اندر کافی ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں. AI کانٹینٹ جو ہوتا اسٹیپ ہے بائی اسٹیپ بتاؤ کہ یہ $6,000 پر منتھ والی سائٹ ایک سائٹ ہے ملٹیپل ہے؟ ابھی سر ہمارے 50 نہیں, یہ والی ایک ہی سائٹ ہے. اس سائٹ کی مجھے کنٹینٹ رائٹنگ کی پوری اسٹریٹجی بتاؤ گے آج کہ کیا کیا, فرسٹ اسٹیپ کیا تھا, ریسرچ کیسے کرتے ہو, آئیڈیاز کہاں سے ملتے ہیں, چیٹ GPT کو پرومپٹ کیا دیتے ہو اگر چیٹ GPT سے لکھواتے ہو آپ, یہ ساری چیزیں. سر نیش فائنلائز ہونے کے بعد ہم بیسک سی کی ورڈ ریسرچ کرتے ہیں, کوئی اتنا زیادہ لینک کی ورڈز ہم یوز نہیں کرتے, نہ ہی اس کو ریسرچ کرتے ہیں, اتنا ٹائم اس میں نہیں لگاتے. ہم نے ایک اسٹرکچر بنایا ہوا ہے کانٹینٹ کا, لائک اگر کوئی پروسیس ہے تو انٹروڈکٹری پیراگراف, اس کے بعد پروسیس ہو گیا, اس میں اسٹیپس آ گئے, اس کے بعد کامن پرابلم, سلوشن, ٹپس, بینیفٹس, FAQs, کنکلوژنس. یہ ایک رف سا ٹیبل آف کانٹینٹ ہے, تو ہم اس کے اوپر ورک کرتے ہیں. اب اس کے اندر AI کانٹینٹ جو ہے وہ اس طریقے سے رینک کرتا ہے کہ AI کانٹینٹ لکھواتے کیسے ہو؟ چیٹ GPT سے ہم ریسرچ کرتے ہیں, پرپلیکسٹی سے, پرپلیکسٹی AI سے, اور جو رائٹنگ ہے وہ چیٹ GPT سے. اور ریسرچ میں کیا اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں؟ سر پرپلیکسٹی کے اندر ہم سب سے پہلے تو ہم اس ٹاپک کے اوپر جتنے بھی فیکٹس ہیں, کیونکہ پرپلیکسٹی AI ریسرچ اچھی کرتا ہے, اس میں وہ فیمس بھی ہے, اور فیکٹ چیک ہوتا ہے اس کا جو وہ کانٹینٹ دیتا ہے, ان کو ہم گیدر کرتے ہیں, ہم اینٹیٹیز لسٹ کرتے ہیں جو وہ دیتا ہے, اسی سے ہی ریسرچ. وہ کانٹینٹ آپ لکھوا کے ریسرچ کروا کے اس میں سے اینٹیٹیز ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم ان اینٹیٹیز کو, ان سٹیپس کو, ویریفائڈ چیزوں کو ہم چیٹ GPT پہ جا کے لکھواتے ہیں. اب چیٹ GPT AI کانٹینٹ کا مین ایشو یہ ہے کہ وہ رف ہوتا ہے. اگر آپ چیٹ GPT کو اگر کہیں کہ اس ٹاپک پہ کانٹینٹ لکھ کے دیں تو وہ آپ کو رف چیزیں دیتا ہے, اور میننگ فل وے میں نہیں دیتا, اس طریقے سے وہ یوزر کے انٹینٹ کو نہیں سمجھتا جس طریقے سے ایک ہیومن سمجھ سکتا. تو مین ایشو اس کے اندر یہی ہوتا ہے AI کانٹینٹ کے اندر. دوسرا ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس کی لینگویج سمپل نہیں ہوتی, چیٹ GPT کی سمپل نہیں ہوتی, جو کہ ایک نیچرل فلو میں نہیں چلتی. تو اسی چیزوں پہ ورک کرتے ہیں. باقی کیا ورک کرتے ہو آج میں آپ سے پوچھوں گا؟ سر اس کے اندر نا اسٹیپس جو ہوتے ہیں وہ تو ہم لکھتے ہیں خود ہی مینولی ریٹرن کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے انٹروڈکٹری پیراگراف جو یوزر کو ہک کرنے کے لیے ہوتا ہے, تو انٹروڈکٹری پیراگراف بھی خود ہی لکھا جاتا ہے. باقی جو کانٹینٹ ہے لائک کامن پرابلمز, سلوشنز, FAQs, بینیفٹس, یہ سب AI کانٹینٹ چل جاتا ہے, کیونکہ موسٹ آف دا یوزر 50% آف دا لینتھ جو پیج کی ہے اس سے نیچے وہ جاتے ہی نہیں. تو ان کو جو اوپر 50% سے اوپر مل رہا ہوتا ہے وہ ایک ہائیلی ریلیونٹ اور ان کے فلو کے اکارڈنگ ہوتا ہے. اور اس میں AI کانٹینٹ کا اکیلا ہاتھ نہیں ہے, اس میں UI UX کا بھی بہت کمال ہے. ہم اس کے اوپر بہت زیادہ ورک کرتے ہیں, UI UX کے اوپر, کہ یوزر کی جو جرنی ہے وہ اس کو ایز ملے, جتنی زیادہ ایز ہو سکے اس کو اتنی زیادہ ایز ملے. اگر یہی اسٹیپس ہم امپلیمنٹ کر دیں تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا. یہ ایک آن پیج کی اچھا یوزر کے جو اس کا جرنی ہے, اس کا ایکسپیرینس ہے, اس کو میئر کرنے
کے لیے کیا کرتے ہو؟ سر اس کو میئر کرنے کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم مینلی ان نیشز پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ کمپیٹیٹر ہوتا ہی نہیں ہے، لو ڈی اے سائٹ ہی نہیں ہوتی، ان کی جو آفیشیل سائٹ ہوتی ہے آفیشیل سائٹ کو ریورس کرتے ہیں. اب وہ اوپن کر لی ہم نے لیپ ٹاپ پہ اور موبائل پہ، دیکھا کہ فرسٹ پینٹ کے اندر کیا کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب ملٹیپل پیجز ایک ہی آفیشیل سائٹ کے رینک کر رہے ہوتے ہیں ایک کیوری کے اوپر، تو جو ٹاپ ریزلٹ ہے وہی گوگل کو سب سے اچھا لگا ہوگا یوزر کے حساب سے، تبھی وہ رینک کر رہے ہیں. ہم اسی ٹاپ ریزلٹ کو اینالائز کرتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر کیا کیا بٹنز ہیں، کون کون سے بٹنز لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، نیویگیشن کیا کہتی ہے، یوزر کا انٹینٹ کیا ہے. کی ورڈ سے تھوڑا سا اینالائز ہو جاتا ہے کہ یوزر کا انٹینٹ کیا ہوگا، لائک لاگ ان ہوگا، رجسٹریشن ہوگا، چیکنگ ہوگا، ٹول ہوگا، اس طرح کا وہ ہم اینالائز کرتے ہیں. اس کا فرسٹ پینٹ اینالائز کرتے ہیں کہ وہ فرسٹ پینٹ میں کیا کیا شو کرا ہے، تو اسی میں ہم چیزیں اینالائز کر لیتے ہیں کہ یوزر کیا چاہ رہا ہے، تو ہم بھی اسی کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کنٹینٹ کی فارمیٹنگ کیا رکھتے ہو، لینتھ کیا ہوتی ہے، اور اس میں کیا مزید چیزیں جیسے ٹیبلز ہیں، ٹویٹس ہیں، ویڈیوز ہیں، اس کے حوالے سے بتاؤ. سر کانٹینٹ کے اندر ہم ڈائیورسٹی رکھتے ہیں، لائک ہم اس کے اندر انفوگرافکس بھی یوز کرتے ہیں، ایسی امیجز یوز کرتے ہیں جو کہ میننگ فل ہوں، یوزر اگر اس کو دیکھے تو اس کو پڑھے، مطلب وہ ایک ویسٹ آف ٹائم نہ ہو کہ ایک سمپل فار دا سیک آف جیسے کہتے ہیں نا امیج ایسیو نہ ہو. یس سر، وہ سمپل ٹائٹل نہ لکھا ہوا اوپر، تو ہم اس میں ایسا کچھ انفارمیشن دیتے ہیں جو کہ یوزر پڑھے، تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہو جاتی ہے. اس کے بعد فیکٹس ہوتے ہیں، مینز کوئی ڈیٹا ہوتا ہے تو اس کو ہم ٹیبل فارمیٹ میں دے دیتے ہیں، اس سے بہتر وہ شو کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ہم بلٹس یوز کرتے ہیں، پیراگراف یوز کرتے ہیں. اس پہ ایک چیز یہ ہے کہ ہم پیراگراف بہت چھوٹے یوز کرتے ہیں، میکسیمم لینتھ اس کی 55 ورڈز ہم، کیونکہ اس سے بڑا پیراگراف لکھا جائے تو وہ یوزر بور ہو جاتا ہے اس سے. اچھا جب پوسٹ کر دیا تو لینتھ کتنی بنتی ہے آلموسٹ؟ سر اس کی آلموسٹ ایوریج لینتھ 1000 سے 1500 بس ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ سر ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہو جائے. لیڈ جنریشن سے بلاگنگ کی طرف آنا، جی جی سر، مائنڈ سیٹ کا ایک شفٹ آیا ہوگا نا کہ آپ پہلے تو آپ کلائنٹس کے لیے کام کر رہے ہو، ایک روبوٹک طریقہ ہے اس سے کام کر رہے ہو، اور پھر ایک فریڈم میں آ گئے. بلاگنگ جیسی بھی ہے لیکن فریڈم دیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. تو مائنڈ سیٹ میں کیسے شفٹ آیا؟ سر میں پچھلے 5 سال سے کر رہا ہوں نا سر، مجھے یہ چیزیں پتہ تھیں کہ آگے جا کے نا فری لانسنگ اور لیڈ جنریشن جو ہے میرے لیے کتنی مشکل ہو سکتی ہے. میں اپنے مائنڈ کو بیسیکلی خود ریلیکس کرنا چاہتا تھا کہ میں یہ کروں بلاگنگ، کیونکہ اپنا کام ہے. مجھے جسٹ اب جو ہے نا سر ہمیں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے بیسیکلی کسی سائٹ کو دینا پڑتا ہے. اگر اس کی پوسٹ لکھنی ہو تو وہ ہم پوسٹ وغیرہ لکھ لیتے ہیں، یا اب جو ہے ہماری سر ٹیم جو ہے وہ سارے کام ہمارے وہی کرتی ہے. ہم نے جس چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے کہ یہ کرنا ہے اور سارے کام جو ہے ہمارا ٹیم کرتی ہے. تو کام ہو گیا ہمارا سر، ریموٹ ورک ہو گیا، بالکل ہم فری ہیں سر الحمدللہ کہ زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا چیزوں پر. ایک اور جو مین کروشل سوال، بیسیکلی میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم جاب کر رہے ہیں لیکن جاب سے تنگ ہے. جی جی سر، پاکستان میں ہر جاب کرنے والا تنگ ہے اگر وہ ایسے اس کو باہر کی کمائی نہیں ہے. تو اب میں تو انہیں مشورہ دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی اٹس ٹف فار یو، کیونکہ صبح 8 بجے سے 5 بجے تک جاب کرنے والے کے پاس اتنی انرجی نہیں بچتی میرے خیال میں، یہ اتنا ٹائم نہیں بچتا کہ وہ گھر جا کے دوبارہ اپنا بلاگنگ بھی سٹارٹ کر دے، کیونکہ یہ تھوڑا صبر والا کام ہے نا. آپ ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہمارے سامنے موجود ہو کہ ایک بندہ آلریڈی کر رہا ہے، اس وقت بھی کر رہا ہے، اور اس کے باوجود اس فیلڈ میں بھی کامیاب ہوا. سر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. میری جو جاب ہوئی تھی نا سر، یہ ہوئی تھی 2021 میں، اور فری لانسنگ میں اس ٹائم تھوڑی بہت کر رہا تھا. تو میں نے ابو کو کہا تھا کہ میں نے نا اب اس جاب پہ نا کام نہیں کرنا، میں نے یہ جاب. انہوں نے کہا کہ نہیں، جاب آپ نے ہر حال میں کرنی ہے. پھر میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، سرکاری جاب ہے، یہ نہیں چھوڑنی، کیونکہ سر میرے ابو بھی گورنمنٹ جاب ہولڈر ہیں، میری مسز بھی جاب ہولڈر ہے گورنمنٹ، اور امی بھی گورنمنٹ جاب ہولڈر ہے. پھر میرے ابو کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوا کہ میں آپ کو اس سال میں 60 لاکھ تقریباً کر دوں گا، اس کے بعد آپ مجھے نہ کہیے گا کہ یہ جاب کرو. اور اسی سال الحمدللہ سر 2022 میں نے وہ اچیو کر لیا تھا. اور سر الحمدللہ 2022 دسمبر میں نے سر ہونڈا سٹی لی، مارچ میں 3 مہینے بعد پھر میں نے کیا سپورٹیج لی، اور اگست میں نے اوشان X7 لی. پھر سر اسی 1 مہینے بعد پھر میں نے آلٹو بھی لی. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ نہیں کرنا، جاب آپ نے لازمی کرنی ہے. جیسا کہ سر یہ ہائی روزی ہے اصل میں. جی جی سر. اور جب سر میں یونیورسٹی پہ اپنی گاڑی اوشان پہ جاتا ہوں نا سر، ایسے سمجھ لیں کہ میری سیلری جو ہے نا 52 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور جو میرا پیٹرول ہے وہ سر تقریباً 44,000 کا پیٹرول لگتا ہے. وہ تو بس سر ابو کی وجہ سے آنا جانا لگا رہتا ہے. لیکن بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹائم نکال سکتے ہیں، اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، اور زیادہ ٹائم چاہیے بھی نہیں. کتنا ٹائم لگا تھا؟ جاب بھی چل رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بھابھی بھی جاب کرتی ہیں، ظاہری بات ہے ٹائم مسئلہ ہوتا ہوگا، تو کتنا ٹائم شروع میں دیتے تھے؟
तो यहाँ पहुंचे? सर मैं जब भी फ्री होता था ना, हर टाइम मैं यही काम करता था। यकीन माने घर वाले अगर कोई भेज देते ना ये चीज लेके आओ, मेरे माइंड में यही चीज चलती थी कि मैंने जाके क्लाइंट का ये काम करना है, फिर ये जॉब पे भी अप्लाई करना है। क्योंकि शुरू में सर मैं अकेला था और जॉब से अप्लाई भी खुद करता था, काम भी खुद करता था। ये पॉसिबल है कि हो सकता है अगर आपकी जॉब भी है तब भी आप कामयाब हो सकते हैं। थोड़ा सा टाइम देखिए, अगर आप डेली 5 से 6 घंटे भी देना फिर भी आप कामयाब हो सकते हैं। मुश्किल नहीं है सर। अच्छे खासे हैं 5-6 घंटे। जी सर। बंदा सर जाहिर बात है सर, कामयाब होने के लिए ये चीजें तो आपको करनी पड़ती है ना। मतलब इतनी फ्रीडम जितनी आपके पास सर। है तो आपके जो फेलो होंगे एम्प्लॉइज यूनिवर्सिटीज के, वो तो शायद इमेजिन भी ना कर सकते हो कि हम कभी किया स्पोर्टेज भी लेंगे। जी सर। और जब मैं जाता था ना ओशान X7 पे, तो अक्सर गार्ड पूछते थे आप यहाँ पे क्या है, मैं उन्हें कह देता था कि मैं यार जूनियर क्लर्क हूँ। यार वो बड़े हैरान होते थे कि जूनियर क्लर्क इस गाड़ी पे आ रहा है। और कभी कभी सर यकीन माने के गार्ड उठ के सलाम भी कर देते थे कि हो सकता है कोई बड़ा अफसर आ रहा हो। कहा जाता है कि ब्लॉगिंग इज डेड, खत्म हो चुकी है, AI आ गया है, गूगल का AI मोड आ गया है, चैट GPT आ गया है, कोई अब गूगल पे सर्च नहीं करता, और आप जो है ना $6000 पहुंच गए विद इन 2-3 मंथ्स। जी तो ये चमत्कार कैसे हुआ और इस बात से एग्री करते हो आप कि नहीं? सर मुकम्मल एग्री नहीं करते। अभी भी गैप है जहाँ पे हम चीजें ना काम कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज AI नहीं दे सकता। जैसा कि आपने भी कहा था कि जो APK की फाइल है अब ये AI तो नहीं दे सकता डाउनलोड बटन, तो जाहिर बात है इसके लिए यूजर को क्लिक करके वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जब तक ये चीजें हैं तो मुख्तलिफ निशेस पे कहीं ना कहीं पे जहाँ पे इंफॉर्मेशनल निशेस हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत मुश्किल है कि गूगल में जो है ना वो ओवरव्यू दे देता है, लेकिन फिर भी वो इतनी डिटेल नहीं देता कि जो यूजर के लिए एनफ हो। उसको फिर भी ना यूजर को जाना पड़ता है साइट के लिए। आपकी क्या इसमें राय है? सर इसमें काफ़ी निशेस हैं जो बैडली इफेक्ट हुई हैं, कुछ निशेस हैं जो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है। जो इफेक्ट हुई हैं उसमें वो निशेस हैं जो सिंपल क्यूरीज हैं। अब एक क्यूरी है लेट्स से कैन चिकन ईट वीट, इस टाइप की जो क्यूरीज हैं, तो इस टाइप की जो क्यूरीज पे साइट रैंक करी थी वो तो बैडली इफेक्ट हुई हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है वो यूजर गूगल पे डायरेक्ट लिखते हैं। अब LSI कीवर्ड्स और लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं, टाइप करते हैं, जो जिनकी कन्वर्सेशनल कीवर्ड्स सर्च करते हैं सर्च पे, उनकी जो क्यूरीज हैं वो भी बढ़ी हैं के आने के बाद। और ये चीजें अब इसके अंदर जो निशेस बची हुई हैं उसमें टूल्स हो गए, APK फाइल्स हो गई, और ट्रांजैक्शनल पेजेस जो कि यूजर की फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक ब्रिज है। लेट से एक ब्रांड है उसकी SEO वीक है, तो हम उसकी SEO को हाईजैक करके उससे ऊपर रैंक करते हैं। यूजर हमेशा हमारे पेज से होकर ब्रांड हाईजैकिंग जिसे हम बोलते हैं उसके ब्रांड पे जाएगा। तो इस तरह की निशेस बहुत हैं और इसमें कंपटीशन ना होने के बराबर है। मतलब अभी भी अगर एक बंदा ब्लॉगिंग में करियर बनाना चाहे तो आप समझते हैं कि स्पेस मौजूद है। अच्छा, आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज लेते रहे हो, कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज अभी भी चैट GPT के बाद भी लोग लेते हैं सर्विसेज? सर अगर आप देखें ना, हम डाटा एंट्री की सर्विसेज दे रहे थे पहले। अगर आप कंपेयर करें ना डाटा एंट्री के 10 प्रोजेक्ट और कंटेंट राइटिंग का 1 प्रोजेक्ट, अच्छा, इतना रेवेन्यू जनरेट करता है। और जो भी क्लाइंट आपके पास आता है, अगर नहीं अभी भी 2025-26 ऐसा ही है सर, बिल्कुल Yes, ऐसा ही है। बहुत सारी जॉब्स पोस्ट होती हैं सर आपके पर, और जो इसका क्लाइंट आता है वो आपके पास मोस्टली लॉन्ग टर्म चलता है, क्योंकि उसको हर टाइम तो अपनी साइट्स के लिए चाहिए ना, कंटेंट तो उसको चाहिए, उसने अपडेट भी करना है। ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जिनका ऑलरेडी कंटेंट होता है, वो कहते हैं कि हमें इसको कंपेटिटर एनालिसिस करके ना इसको अपडेट कर दें या कीवर्ड ऐड कर दें। तो अभी भी बहुत सारा है चीजें, बहुत सारी जॉब्स आती हैं जिन कंटेंट राइटिंग की। सर इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे ही AI आया तो एजेंसी ओनर्स और उन्होंने AI कंटेंट यूज करना स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद उसका बैड इम्पैक्ट हुआ, अब वापस आ रहे हैं। अब वो सब वापस आ रहे हैं। कहते हैं कि आप ना ह्यूमन रिटर्न लिख के दें, वो AI टूल से पास करवाते हैं कि हमें फलां AI टूल से पास करवा के दें हमें। तो ये जो है ना, ये एक मेंटेलिटी ये बताती है कि वो बैडली इफेक्ट हुए हैं उससे AI कंटेंट से, क्योंकि पहले तो सारे एक्साइटमेंट में धड़ाधड़ पहुंच गए जी, अब उससे वेबसाइट्स हो गई D रैंक। यस सर। तो अब वो वापस चाहते हैं हमारी वेबसाइट्स दोबारा से सही परफॉर्म करने लग जाए। साइट कहाँ बेची थी? लोकल कम्युनिटी में बेची थी? अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा मसला चलता है, मुझे बड़ा उसमें ना पंचायती का रोल प्ले करना पड़ता है। एक वेबसाइट कितने डॉलर बना रही हो तो कितने में बिकती है, वो वाली जो नॉन सीरियस निशेस हैं या जो फ्लिपा पे या एम्पायर फ्लिपर्स पे नहीं बिक सकती, आप कॉपीराइट कह लो, आप जो भी कह लो, उनकी किस तरीके से आप मालियत काउंट करते थे? सर जैसे कि आई स्किल्स में भी अक्सर ये चीजें चल रही होती है ना, लोग तो हमने सबसे पहले एनालाइज ये करते हैं ना, जो भी पोस्ट लगाता है ना, हम उससे पूछते हैं कि आपकी डिमांड क्या है। तो काफी सारे से पूछा, हमें भी खरीदने के लिए ना। जी अच्छा, आइडिया हो जाता है ना सर। ओके, आइडिया हो जाता है जब हम बेचेंगे तो हम किस बेस पे बेचेंगे। इंटरेस्टिंग। जी सर, इससे फिर ये होता है कि 10x या
12x, बाज़ का 15x तक भी साइट्स जो है वो निकल जाती हैं। और जो APK की हो ना सर वो कम होती है, वो 5 to 6x हाँ। करीब करीब होती है। अब ये मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है। आज एक बंदा जीरो पे खड़ा है और वो यहाँ तक पहुँचना चाहता है $6000 पर मंथ तक। रोड मैप बिल्कुल क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर उसको सबसे पहले तो एक इजी नीश फाइंड करनी चाहिए, क्योंकि वो एक न्यूबी है। नीश से पहले सीखना चाहिए कुछ मुझे लगता जी, उससे पहले आई स्किल्स ज्वाइन करना चाहिए उसको। अच्छा। उसमें उसको लेक्चर्स लेने चाहिए और जो जो लेक्चर्स में बताया गया उसको साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, है। क्योंकि मेरा ये मतलब नहीं था वैसे आई स्किल से सीखना चाहिए, प्रमोशनल कंटेंट ना बन जाए। अच्छा चले आगे। आई स्किल्स के लेक्चर्स लेने के बाद कुछ लर्न करने के बाद उसको उन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना है। उसमें वो एक इजी नीश फाइंड करे, पैसों के पीछे शुरू में ना भागे। मेरा ये बड़ी है। इंपॉर्टेंट बात है ना जी। ये मुझे भी यही लगता है। पैसों के लोग पीछे ना पहले दिन ही जो कहते हैं ना कि पहले दिन ही हमदान बन जाए, $6000 पर मंथ अगले महीने आ जाए बस अकाउंट में। Yes. ऐसा नहीं होता सर। वो कोई ऐसा कीवर्ड फाइंड करे, ऐसी नीश फाइंड करे जिसका सर्च वॉल्यूम 10,000 है, 15,000 है, तो उस पे कंपटीशन उसको बहुत लो मिलेगा। उसके बाद वो उसकी प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करे जैसे कि आई स्किल्स में बताया गया, और उसके बाद उस पे कंटेंट रेडी करे, पैंथियन पे रेडी कर ले। अगर कोई कुछ डिले भी आता है तो वो क्रॉलर ना आ जाए इतनी उसमें रियल टाइम। वेबसाइट भी ना करे। जी। उसके बाद हर चीज़ फाइनलाइज करने के बाद, ऑन पेज करने के बाद, 5-10 पेजेस बनाने के बाद उसको वो लाइव कर दे डोमेन के ऊपर। जब वो 5-10 पेजेस एक साथ इंडेक्स होते हैं तो एक साइट को बूस्ट मिलता है। और उसके बाद वो, मैं नहीं कहता कि ज़्यादा टाइम दे, वो दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा उसको दे दे। उसमें जो कीवर्ड्स उसके सर्च कंसोल में आ रहे हैं, गूगल टेस्ट कर रहा है उसको मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर, तो वो कीवर्ड्स इंक्लूड करे कंटेंट के अंदर और उसके साइट के ऑडिट्स करे, कंटेंट खुद पढ़े, खुद एज NLP एनालिसिस भी आप जी एनालिसिस करे और खुद यूजर बन के देखे कि अगर वो यूजर हो तो उसको उसका जो पाथ है वो कितना इजी है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट। अच्छा NLP एनालिसिस के लिए कौन सा टूल यूज करते हो? ChatGPT। अच्छा नेक्स्ट स्टेप 5 डेज के बाद उसको सोशल शेयरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। सोशल शेयरिंग से उससे फ़ायदा ये होगा कि कुछ विजिटर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे आपकी साइट पे। जो विजिटर्स आएंगे आपकी साइट पे वो अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो साइट बूस्ट होती जाएगी। अगर वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो साइट डी रैंक होने के चांसेस हैं। लेकिन ऐसा कोई बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। Yes. अब इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कैसे पता चलेगा? जो सोशल शेयरिंग कर रहे हैं हम, उसमें हम ये देखें कि हम हाईली इंटरेस्टेड जगह पर जाके अपना लिंक प्लेस करें। हम उनको सजेस्ट करें कि ये हमारा लिंक है, आपने ये काम करवाना है तो इस लिंक पे जाके आप ये करवा सकते हैं। तो उससे जो ऑडियंस आएगी वो हाईली इंटरेक्टिव होगी। और इसका एक और भी तरीका है इसके कि लिए हम क्लिक की भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़र की जर्नी को Yes. विजुलाइज Yes. करके देखने के लिए। क्लैरिटी हम यूज़ करते हैं, हाँ, जैसे sorry, आपने clarity, सजेस्ट जी। किया था। सोशल शेयरिंग के बाद हमें स्टार्ट कर देना चाहिए फाउंडेशनल बैकलिंक्स और ऑनर जनरेटेड लिंक्स, लाइक क्रंच बेस पे प्रोफाइल लिंक्स हो गए और प्रोडक्ट हंट पे हो गए और इस तरीके के। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑनर जनरेटेड को छोड़ के हमें मूव करना चाहिए फॉरम्स के ऊपर, फिर नांडला लिंक्स, और उसके बाद वेब 2.0 तो आजकल इतना नहीं काम करते, लेकिन उसके बाद हम गेस्ट पोस्ट हर वीक Niche में edits. गेस्ट पोस्ट नीश एडिट्स हम लेते रहें तो साइट रैंक कर जाती है। बस आपको कंसिस्टेंट रहना होता है साथ। ये इसका मेन चीज़ है। आप इसमें क्या सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी लेक्चर हो ना वो लाइव लेने चाहिए और नेक्स्ट डे ही उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो भी हमने एक कीवर्ड मतलब कि चूज़ किया है, एक नीश चूज़ की है, उसका KD जितना लो होगा आप ऑन पेज बेस पे भी ना आप रैंक कर जाते हैं, पहले पेज पे आ जाते हैं। फिर जाहिर बात है फिर उसको स्टेबल करने के लिए हमें ऑफ पेज करनी पड़ती है। शुरू में जो है आपकी अप्रोच है, जैसे आप ही सजेस्ट करते हैं कि आप अग्रेसिव जाए, आप अपने 5 से 10 आर्टिकल्स जो हैं वो खुद राइट करें, आपको पता हो मैंने क्या लिखा है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों की नीश तो पता होता है, उनको पता ही नहीं होता कि कंटेंट में लिखा क्या हुआ है। तो आप कंटेंट लिखें, फिर उसको पढ़ें, फिर उसको ईजी करें यूजर के लिए। उसके बाद जो है जैसे ही आप साइट बनाते हैं 3 दिन के अंदर ही जो है ना आप साइट बनाएं। ये भी आपने ही सजेस्ट किया था कि 3 दिन के अंदर ही अंदर आप कंटेंट भी लिखें और पैंथियन पे साइट बना के सारा कुछ करके आपने इकट्ठा ही लाइव करना है, ताकि क्रॉलर के आने से पहले ही साइट आपकी पूरी तैयार हो। क्योंकि सर क्रॉलर जो बजट है ना, बहुत सारे लोग जो हैं इस पे ध्यान नहीं देते, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में ये जाके हमारे लिए मसला बनता है कि हमारी पोस्ट इंडेक्स ही नहीं होती तो हमारे और कीवर्ड्स भी रैंक नहीं होते। जैसे ही आप साइट लाइव करते हैं तो आपको प्रॉपर आउटरीच स्टार्ट कर देनी चाहिए कि जहां से आपने गेस्ट पोस्ट इनिशिएटिव लेनी है अपनी साइट। गेस्ट पोस्ट लेने के लिए क्या क्राइटेरिया आप सर यहाँ से लेनी है?
सर आजकल तो मार्केट में ऐसा है सर कि जी जब हम नीश एडिट एक बंदे से लेते हैं ना तो आउटबाउंड लिंक एक होता है, जब आप 2-3 दिन बाद देखते हैं तो सर वो 40, 50, 60 हो जाते हैं, और बाद का तो ऐसा भी होता है बस जस्ट वर्ड लिखा होता है, पता भी नहीं लगता यहाँ पे लिंक है भी नहीं है। यहाँ मार्केट से लिंक दे देते हैं ऐसे ही है सर। एक हफ्ते बाद देखें तो वो सारे लिंक्स रिमूव होते हैं और उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि साइट फ्लिप हो गई, साइट भेज दी है, साइट ही भेज दी। हमारे साथ भी सर ऐसा कुछ हुआ है, एक दिन हमने लिए नीश एडिट, आई स्किल्स के अंदर भी हो रहा है यार। Yes, sir. ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है सर हमारे साथ हुआ है ऐसा। उसके बाद सर जैसे ही आप ज़ाहिर बात है कि अब जैसे कि हमारी टीम है, हम क्या करते हैं, मैं खुद जो है आउटरीच शुरू कर देता हूँ और जो बाकी टीम है वो जो है अपने कंपेटिटर को एनालाइज करती है, जो जहाँ पे हमने बैक लिंक्स बनाने हम एक प्रॉपर शीट तैयार करते हैं ताकि नेक्स्ट वीक से जो हमारी ऑफ पेज शुरू हो जाए। हल्के फुल्के ज़ाहिर बात है सर इंप्रेशन आना शुरू हो जाते हैं, क्लिक्स आना शुरू हो जाते हैं, तो ऑफ पेज भी एक हफ्ते बाद स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर रोड मैप है कि आपके पास जब प्रॉपर रोड मैप है कि आपने डेली इतने बैक लिंक्स बनाने हैं, हफ्ते में इतनी नीश एडिट गेस्ट पोस्ट लेनी है, तो जब आप उसको फॉलो करते हैं तो ये 1 महीने का प्रोसेस है, जस्ट इससे ज्यादा का नहीं है कि आज उसको आप 1 महीने में सारा कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद तो जाहिर बात है आपको घंटा 2 घंटे ही देने हैं ना। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आपको 3-4 बैक लिंक्स बनाने में शुरू में अगर घंटा लगता है तो अब आपको वो 15 मिनट या 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपने साइन अप किया हुआ है, अब आपको दोबारा साइन अप करने की जरूरत भी नहीं है जी। और एंकर की डाइवर्सिटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर, जब हम बैकलिंक्स बना रहे होते हैं तो वहाँ पे इतनी सारी निशेस पड़ी होती हैं, जब आप उनको एक्सप्लोर करें वो सारे अपना मेन कीवर्ड बार बार यूज़ कर रहे होते हैं तो इससे जब स्पैम की बैकलिंक की जब अपडेट आई है अब सारी साइटें उड़ जाती हैं। आप अपना काम वो बनवाते हैं नाड़ियों से ना, जी सर, नाड़ी भी बेचारे अपने पाव गोश्त के लिए ना बकरी ज़िबा कर देते हैं। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है यार कि कोई अगर आपको काम दे रहा है यार उसको अपना बिजनेस हवाले कर रहा है, अगर नहीं कर सकते तो ना करो। अच्छा हमदान आपकी तरफ आते हैं, फरवरी में स्टार्ट किया आपने और अब जो है ना जिस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अक्टूबर है यार, विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम $1000, सही बात बताओ यार। यस सर। कैसे सर इसमें एक जो मेजर चीज़ है वो ये है कि मुझे आई स्किल्स ज्वाइन करने से पहले थोड़ा बहुत हाउ नाउ थी यूट्यूब से इधर उधर से देखकर, ठीक है। बाकी मैंने आई स्किल्स ज्वाइन करने का मेरा मेन मकसद ये था कि मैं अपनी स्किल्स को पॉलिश करूं, जो कि हुई पॉलिश। ये साइट जो है ये मैंने बनाई थी दिसंबर के अंदर ये बना, दिसंबर 24 ठीक है। उसके बाद मैंने आई स्किल्स ज्वाइन किया और लेक्चर्स लेता गया, आपसे भी क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता था, आप भी कुछ सजेस्ट कर देते थे। उसके बाद मई में मैंने उसमें चेंजेस स्टार्ट कर दी कि ये साइट पड़ी हुई है, ऐसे ही पड़ी हुई है, इसमें चेंजेस करते हैं, इसमें जो हमने पढ़ा है वो इम्प्लीमेंट करते हैं इसके अंदर। वो जैसे ही इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद एक अपडेट भी आ गई, उस अपडेट में वो साइट टॉप पे चली गई। उसमें मेन ये था डाउन हो गई आपके लिए पॉजिटिव, वो टॉप पे चली गई। उसमें एक चीज़ और थी कि वो जब अपडेट आई तो वो 10-15 क्लिक्स पर डे पे आई हुई थी साइट, सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे रैंक करी। तो हमारे पास पावर लिंक्स थे, पावर नीश एडिट्स थे 2 अपनी ही साइट्स के, ओके। तो वो हमने दिए उस साइट को, तो वो विद इन 4-5 डेज वो टॉप पे रैंक करना स्टार्ट कर गई। इसमें एक चीज़ ये है कि जो टॉप पे उस वक्त रैंक कर रहा था उसकी ऑफ पेज हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। मीन्स उसने ऐसी साइट से लिंक्स लिए हुए थे जो $500 एक लिंक का वो चार्ज करते हैं। तो हमने बाद में वो आउटरीच किया उनको और उसने ऐसे ऑलमोस्ट 15 लिंक्स ले रखे थे। अच्छा। तो उसको हमने डी रैंक किया। अब ये तो एक इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है। उसने मिस्टेक मेन ये की हुई थी कि उसका UI UX अच्छा नहीं था। उसने यूज़र को माइंड में रखते हुए कंटेंट नहीं लिखा था, उसने बस ऑफ पेज पे जोर डाला हुआ, तो वो रैंक कर रहा था टॉप पे। वो जब एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस गूगल को नज़र आया हमारी साइट के अंदर, तो वो विद इन नो टाइम उस पे टॉप पे पहुंच गई। इसमें कमाल पावर लिंक्स का भी हो सकता है क्योंकि वो होम पेज से दिए गए थे और अथॉरिटी साइट से दिए गए थे, मनी साइट से दिए गए थे। अच्छा, पहला ब्रेक थ्रू का मिला कि यार आई स्किल्स का सुना था बट दिस इज वर्किंग? सर इसी टाइम पे जब हमारी साइट रैंक हुई, फरवरी में आपका एडमिशन हुआ, साइट आपने 3 महीने पहले बनाई हुई थी, वर्क नहीं कर रही थी उस तरीके से। कौन सा ब्रेक थ्रू इस दौरान आया था? मेन चीज़ जो है वो सर अमार अशफाक का लेक्चर था, उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और सर अमार अशफाक के एक कह सकते कि हम फ़ैन हैं, ठीक है। तो वो उनका जो काम है वो हमें बहुत पसंद है। उनके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा सीरियस होके हमने लिए, उनका कंटेंट राइटिंग का तरीका, और उसके बाद सर बांगा ने डिज़ाइन की क्लास ली, उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, UI UX के बारे में बताई, और उन चीज़ों को एनालाइज करके कि ये साइट पड़ी हुई है, इसमें वो चीज़ें इंप्लीमेंट करके
करके तो देखें, तो वो डेड साइट थी 0 क्लिक्स पर डे, और उस पर वो इम्प्लीमेंट की तो गूगल को पसंद आ गई चीज़ें और उसने उसको रैंक ये कर दिया। $20,000 कैसे बन गई है? सर एडसेंस अटैच किया उसके साथ, जैसे ही वो साइट रैंक हुई। कितने मंथ की ये अर्निंग आप? सर लास्ट 4 मंथ्स की। ये 6,000 चला गया? वही है, वही वही। ओके ओके। अच्छा सर, इसमें एक चीज मैं ये ऐड करूं, जो हमारा कंपेटिटर था ना सर, उसने वो बटन ही नहीं दिया हुआ था कि जो बंदा वहां पे जाके क्लिक करके ऑफिशियल साइट पे जाए। तो यूजर आता था, पढ़ता था, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि वापस ही चला जाए। हाँ, बाउंस हो जाता था। हमने वही चीज इंप्लीमेंट की हीरो सेक्शन में, मोबाइल के लिए भी रिस्पॉन्सिव बनाया, तो वो चीज हमें क्लिक कर गई ऊपर। यूजर के इंटेंट आपने जी। पूछी। और सर हमारा जो बाउंस रेट है साइट का वो 12% है। अच्छा, 12% मतलब वापस नहीं जा रहा। वापस नहीं जा। और उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह रैंक होना ही होना है। 4 से 5 महीने हो गए, हमारा एडसेंस का भी CTR 10 से 15 रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह एडसेंस भी कभी ना लिमिट लगी है, ना कोई डिसेबल चलिए लग रहे ना लगे जी, इंशाल्लाह सर। नजर भी लग जाती है सामने। अच्छा हमदान, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स आप समझती हो कि न्यू ब्लॉगर करता है जिसको अवॉइड करनी चाहिए? सर सबसे पहली मिस्टेक जो वो कर रहा होता है वो होती है डिज़ाइन की मिस्टेक। डिज़ाइन जो है वो ऐसे कलर्स यूज़ कर रहा होता है जो कि कंटेंट के साथ मिक्स एंड मैच हुए होते हैं। उनको पता जिसपे मैं बड़ा रोता रहता हूँ। सर उसमें ये है कि वो ना पता चल रहा होता है ये इमेज है, ना पता चल रहा होता है ये पैराग्राफ, कुछ भी पता नहीं चल रहा होता, बैकग्राउंड का पता नहीं कोई चलता, कंट्रास्ट रेशो ही नहीं होती उसकी। तो वो यूजर ओपन करे तो फौरन ही वापस चला जाता है कि ये मैं कहाँ पे आ गया। फॉर एग्जांपल ये मेरे देखने में अच्छी लग रही है, गवर्नमेंट साइट है, तो ये इस तरह सी तो नहीं हो सकती, इस तरह नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। उसके बाद वो पैराग्राफ्स बहुत बड़े यूज करते हैं न्यूबीज, हमेशा पैराग्राफ्स बहुत बड़े यूज करते हैं। वो समझते हैं कि ये इन्फो बेस्ड नीश है ना, तो इसमें हमने जितना इन्फॉर्मेशन हम दे सकें दे दें, लेकिन वो चीज़ नहीं होती। हमने यूज़र के इंटेंट को समझना होता है। अगर न्यूबी है 2-3 दिन भी इस पे लगा दे तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये इंटेंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एससीबीटी राइज में क्या, सारी बात आप ऑलरेडी बता भी चुकी हो, बट स्टिल गेम चेंजिंग क्या रहा? सर आई स्किल्स के अंदर जो मेन अट्रैक्शन थी मेरे लिए, उसमें से एक चीज़ ये है कि इसका जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप कम्युनिटी है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि अगर आपको कोई नीश एडिट चाहिए, गेस्ट पोस्ट चाहिए, तो आपको फिंगर टिप्स पे वो मिल जाती है। अगर लेना चाहें तो वो बहुत मुश्किल होती है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, और ये सारी चीज़ स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आई स्किल्स प्रो है, उसके साथ ये चीज़ें जो है ना हमें एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट देती हैं। सबसे बेनिफिशियल तो यही है मेरे हिसाब से। तो अगर आई स्किल्स में अगर यही कम्युनिटी मिल जाए ना, यही बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी लेक्चर्स तो एक्स्ट्रा वो हैं ही है, वो न्यूबीज़ के लिए। मेरे लिए जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी वो इसकी कम्युनिटी थी। कम्युनिटी में इंटरेक्ट करना, ग्रुप के अंदर रिसर्चेज आती हैं, ग्रुप के अंदर केस स्टडीज़ आती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सीखता है। केस स्टडीज़ मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मैं चीज़ों को रिवर्स इंजीनियर करने में बहुत ज़्यादा वो एक्सपर्टीज़ रखता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि ये साइट रैंक कर रही है तो ये क्यों कर रही है, ये वजूहत हैं इनकी जिसकी बेस पे रैंक कर रही है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं उसको। और आई स्किल्स के अंदर मेन यही था कि मैंने स्किल्स को पॉलिश करना है, कम्युनिटी का पार्ट पार्ट। अब ये मेरा सवाल दोनों से है, आप में से पहले आप हमदान जवाब दोगे। आप 18 साल के हो और आपने अभी अपने 18 साल वाले लड़के को, खुद हो आप वो, तो आपने एक ऑनलाइन स्किल सजेस्ट करनी है और एक नसीहत करनी है कि भाई अगर इस फील्ड में कामयाब होना तो ये करो। मैं उसको ब्लॉगिंग ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें मिनिमल इन्वेस्टमेंट है और ROI बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा ROI है। और उसको ये सजेस्ट करूंगा कि लगे रहो, आप इस पे मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो इसके अंदर। सर मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि ब्लॉगिंग ही करे और अपना जो काम है ना वो उसको अपने ऊपर बर्डन ना समझें। इसको आप डेली बेसिस पे करें। आपका अगर आप इसकी सर्विसेज भी देते हैं ना सर, तो एक क्लाइंट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अगर आप इसमें कंसिस्टेंट हैं तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अच्छा जी, अब आप दोनों से रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल शॉर्ट सा आंसर, कोशिश करनी है 1-2 वर्ड्स के अंदर। विकास, लीड जनरेशन और ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग। लाइफ किसने चेंज की थी, लीड जनरेशन या ब्लॉगिंग ने? लीड जनरेशन ने भी की थी सर। हाँ जी, उसने ज्यादा पैसा दिया था ना। अच्छा, हाउ मच वाज योर फर्स्ट अर्निंग? 100K। 1 लाख रुपए। यस सर। आपकी? $6। कितना टाइम और आपको कितना टाइम? ये सर 6 दिन में हो गई थी प्रोफाइल बनाने के बाद। और आपकी? 3 months। 3 मंथ में 1 लाख हो गया था। यस। What is the craziest thing you bought from your blogging income? 12 पुश नोटिफिकेशंस। अच्छा, कितने का था वो? सर $900। ओए ओए, क्यों सर उससे ओपन सोर्स पड़ी है यार, फ्री? सर इतना हमें आइडिया नहीं है, लेकिन उसकी सब्सक्रिप्शन ली थी, वो 1 टाइम था, लाइफ टाइम के लिए। और आपकी? जी सर, वो मैंने गाड़ी ली थी, मुझे बहुत ज्यादा शौक था गाड़ी में लेने का, तो मैंने गाड़ी ली थी। नुकसान किया हो कोई? गाड़ी में एक में आया है सर लेकिन कुछ में फायदा भी हुआ। अच्छा, बिगेस्ट मिस्टेक यू मेड इन ब्लॉगिंग? मैंने एक साइट अपने सर्वर पे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के साथ रख दी थी, जिसकी वजह से
وہ پوری سرور کے اندر ہی وائرس آ گیا, اس کی وجہ سے ایک سائٹ جو ہے وہ ڈی رینک ہوگی جو کہ 1000 پر منتھ بنا کے دے رہی تھی. اچھا, اور آپ نے اکٹھے سر یہی ہے. اچھا, اس میں سے مشکل کیا ہے, پہلے $100 یا اس کے بعد والا $1000؟ پہلے $100. پہلے $100 مشکل ہے, اس کے بعد آسانی ہے. جی سر. سو دس از وائی کہا جاتا ہے کہ کنسسٹنسی از دا کی. یس, SEO میں کنٹینٹ ورسز بیک لنکس. کنٹینٹ بیک لنکس بھی سر امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. ون انڈر ریٹڈ ٹول ایوری SEO بلاگر شوڈ یوز پرپلیکسٹی ہے. کنٹینٹ ریسرچ کے لیے. کی ورڈ ریسرچ کے لیے سر ڈیفینیٹلی Ahref تو سارے یوز کرتے ہیں, کوئی ایسا ٹول جو انڈر ریٹڈ ہو. پرپلیکسٹی ہی ہے سر. اچھا, بلاگنگ ان 2026 ڈیڈ اور الائیو؟ لائف. مچ الائیو. اچھا, ہاؤ لانگ بیفور یو میڈ یور فرسٹ بگ ون؟ 6 months. 6 مہینے. اوکے, ون myth about blogging you want to kill forever. SEO is dead or will be dead. نہیں ہوگی ڈیڈ. No. چینج ہو جائے گی, ایوالو ہو جائے گی, لیکن ڈیڈ نہیں. بہت ساری چیزیں آ جائیں گی سر جو ہمیں وقت کے ساتھ سیکھنی پڑیں گی. اچھا, ڈیفائن ہائی اسکلز ان ون ورڈ. لائف چینجنگ. لائف چینج. کاپی نہ کرو یار, اچھا. بتاؤ یار. ہاؤ مینی آورس یو ورک پر ڈے؟ 18 hours. 18 گھنٹے. جی سر. 14 hours. آپ بھی میرڈ ہو؟ اچھا, آپ میرڈ بھی نہیں ہو اور جاب بھی نہیں کرتے, اور آپ اس بندے سے جو بیچارہ میرڈ بھی ہے, بچوں والا بھی ہے, جاب بھی کرتا ہے, اس سے کم کام کرتے ہو. یہ کیوں؟ وہ جاب کرتے ہیں نا, جاب کے بھی ملا کے بتا رہے ہیں. تو آپ اس ٹائم میں سوئے رہتے ہو. یس. اچھا, ون ہیبٹ دیٹ میڈ یو سکسیسفل؟ بینگ کنسسٹنٹ. ڈیلی کا کام ڈیلی کرنا. بگیسٹ ارننگ منتھ سو فار؟ لاسٹ منتھ آلموسٹ $6,000. 20 lakh In one فری لانسنگ میں. in 1 month. جی سر. What motivates you more, freedom or money? فریڈم. بہت. مجھ سے پوچھنا تو بہت کیا تھا. اچھا, AI ٹولز ہائپ یا ہیلپ کرتے ہیں؟ ہیلپ کرتے ہیں سر وہ, اور کچھ ہی اے ٹول ہیں جو اچھے ہیں, باقی چیزیں آپ کے لیے بہت آسان کر دیتے ہیں, آپ کو آئیڈیاز دیتے ہیں کہ کیسے آپ نے چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہے. کی ورڈ ریسرچ میں زیادہ ٹائم لگانا چاہیے یا کنٹینٹ رائٹنگ؟ کنٹینٹ رائٹنگ. کی ورڈ اچھا نہ ہو. کی ورڈ ریسرچ سر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر اس کا والیوم 10 بھی ہے نا, اس کو بھی آپ کو ایڈ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کا کمپیٹیٹر نہیں کر رہا ہوگا, اس نے اگنور ہی کیا ہوگا. اچھا, if your website disappears tomorrow, what's next? سر وی ہیو سبسکرپشن آف آور یوزرز. 1 لاکھ یوزرز کی سبسکرپشن ہے لارا پش کے اندر. انٹرسٹنگ یار, یہ تو کوشچن بنتا تھا. اچھا, پش نوٹیفیکیشن بھی بندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. یس سر. یہ تو آپ کوئی بھی نئی ویب سائٹ لانچ کرو, ان کو پش نوٹیفیکیشن بھیجو اور رینک. اور سر وہ بھی ڈائریکٹ ٹریفک. ڈائریکٹ. ہاں, رینکنگ سگنل ہے بہت بڑا. سر وہ اس پہ نوٹیفیکیشن بھیجیں تو 2000 لوگ لائیو ہو جاتے ہیں اس پہ اینالیٹکس پہ. اچھا, جن کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ان کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ ویب سائٹ پہ پش نوٹیفیکیشن کے تھرو لوگوں کو سبسکرائب کروا سکتے ہیں. اٹس لائک پہلے ای میل لسٹ بنتی تھی, یا آپ یوں سمجھ لیں کہ واٹس ایپ کے گروپ میں آپ ایڈ کر لیں. اچھا, وہ آپ کے نوٹیفیکیشن کو سبسکرائب کر لیتے ہیں, تو اب آپ کا دل کیا, کوئی نئی پوسٹ آپ نے کی اپنی ویب سائٹ پہ, یا کوئی نئی ویب سائٹ لانچ کی, تو آپ ان سبسکرائبرز کو جو انہوں نے 1 لاکھ اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور $900 پے کیے تھے اس کے لیے, ان سب کو نوٹیفیکیشن بھیج سکتے ہیں کہ یہ نئی ہماری اپ ڈیٹ ہے, پوسٹ ہے, کچھ بھی ہے. تو ان میں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 یوزرز ریئل ٹائم آ جاتے تھے ویب سائٹ پہ. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ٹریفک تو آ گئی, اب وہ ٹریفک جتنا اگر ٹائم اسپینڈ کرتی ہے, انٹریکٹ کر رہی ہے آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ, تو وہ ڈائریکٹ رینکنگ سگنل ہے. مطلب اس سے آپ کی ویب سائٹ کی جو SEO ہے, جو رینکنگ ہے, وہ امپروو ہوگی اور وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. واٹس دا پراؤڈسٹ اچیومنٹ سو فار؟ نتھنگ سر, ایسا کچھ ابھی نہیں. الحمدللہ اچھی لائف جی رہے ہیں. جو چیز ہمیں میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ رن ہو رہی تھی, یہ فیل آ رہی تھی مجھے ورڈز کی. سر جو چاہیے تھا الحمدللہ اچیوڈ. الحمدللہ. دیٹس اٹ. کویشچنز اتنے تھے, اور مجھے تو پرسنلی یار بہت مزہ آیا. بہت ٹیکنیکل باتیں ہوئی ہیں, اور کم ایسے لوگ میرے ہاتھ آتے ہیں جو ٹیکنیکل ساؤنڈ بھی ہوں اور بول بھی سکیں. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ میرے سامنے بیٹھ کے نا عوام جو ہے نا وہ شیڈول ہو جاتی ہے, وہ اس سے بولا نہیں جاتا. تو میرے لیے بڑا اسٹرگل کرنا ہوتا ہے کہ میں ان کو بار بار قرید رہا ہوتا ہوں کہ بھائی بولو بولو بولو, اور وہ بیچارے ان کے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ استاد بھی بیٹھا ہے, کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ آج مجھے اس لیے مزہ آیا کہ بہت ساری ٹیکنیکل باتیں جو ہے نا آج ڈسکس ہوئی ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.